एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास डीएनए था, इस डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं यहां पर डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में कि डीएनए और आरएनए की संरचना क्या है। तो डीएनए जो होता है वो क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसकी खोज किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। कब की थी, 1953 में की थी। और 1952 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, क्योंकि इन्होंने डीएनए की क्या की थी, डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में डीएनए को सबसे पहले जो संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना ने किया था, और इनको भी क्या नोबेल प्राइज से यहां पर सम्मानित किया गया था। ठीक है, डीएनए की अधिक जो मात्रा होती है वो कहां होती है, केंद्रक में होती है। क्वेश्चन बन सकता है, डीएनए की अधिक मात्रा कहां होती है, केंद्रक में होती है। साथ ही जो ये डीएनए कहां कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। इसके साथ साथ हरित लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब ये डीएनए बनता कैसे है, तो डीएनए जो होता है इसकी पहली फुल फॉर्म, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, समझेंगे जब इनका ब्रीफ चैप्टर चलेंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे, अभी लाइट समझिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी मतलब नहीं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की जिसमें कमी होगी, ऐसे राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो बना होता है ये किसकी चेन से मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन कई बार बन भी रखा है, डीएनए किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये डीएनए की इकाई क्या है, तो डीएनए की इकाई होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ ये होता है। तो और जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक क्वेश्चन अभी तक मुझे ध्यान है, एक क्वेश्चन बना था कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बने हुए हैं, तो शुगर और बेस। शुगर कौन सी पाई जाती है इसमें, इसमें पाई जाती है पेंटोज शुगर। ठीक है, सामान्य शुगर नहीं, पेंटोज शुगर इसमें पाई जाती है। और बेस जो इसमें होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये जो होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, चार डीएनए में चार प्रकार के यहां पर बेस होते हैं, एडेनिन, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जैसे आपको यहां पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, और जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अगर हम बात करें तो ये इसी प्रकार, ये जो चेन बन रही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये इस प्रकार की जो चेन बन रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं हमारे पास, ये देखिए फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स ये बना रहे हैं, अंदर जो ये जुड़ रहे हैं बेस पेयर जुड़ रहे हैं। ठीक है, बेस पेयर मतलब ये क्षारक हमारे पास जुड़ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, अब देखिए एडेनिन जो जुड़ता है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, एडेनिन जो जुड़ता है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, और हाइड्रोजन, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। ग्वाइनिन जो जुड़ता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसके कार्य क्या होता है, कार्य होता है कि अनुवांशिक जो हमारे पास क्रियाएं हैं उनका संचालन ये करता है कौन, डीएनए। ठीक है, और जो जीन इकाई या प्रोटीन संश्लेषण इसको भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, डीएनए। उम्मीद है चीजें समझ में आई, बढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, बात करते हैं आरएनए के बारे में, आरएनए है क्या। ठीक है, तो आरएनए का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए के निर्माण को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, मतलब अपने जैसे प्रतिलिपि का निर्माण करना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। यहां पर दिख रहा है आपको, ये इमेज में आपको दो तीन चीजें यहां पर क्लियर हो रही होंगी। ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलेंगे हम, जब आरएनए का, देखिए डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है वो कहलाएंगे हम, वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा डीएनए जब अपने जैसे प्रतिलिपि का निर्माण करेगा तो कहलाएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलेंगे, आरएनए से डीएनए का निर्माण होना, आरएनए के अणुओं का आपस में जुड़ना और उसके बाद डीएनए का निर्माण होना, वो कहलाएगा हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसलेशन जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण होना, मतलब आरएनए से प्रोटीन निर्माण होना, वो कहलाएगा हमारे पास ट्रांसलेशन। ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए का निर्माण होना, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, और ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। ठीक है, तो देखिए डीएनए की अगर हम बात करें
तो डीएनए के चेन पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बनती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अस्थायी संकरण के थ्रू ये बनता है, जिसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। अब देखिए यहां पर बेस पेयर कौन कौन से हमारे पास थे, एक था एडेनिन, एक था ग्वाइनिन, एक था साइटोसिन और एक था थाइमिन। थाइमिन किसमें था हमारे पास, डीएनए में। यहां पर क्या होता है, आरएनए में इसकी जगह आ जाता है यूरेसिल। अब यहां पर क्या होगा, ए जो जुड़ेगा ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ेगा यू के साथ, और जी जो जुड़ेगा वो हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा सी के साथ, ठीक है, साइटोसिन के साथ। उम्मीद है तीनों चीजें आपकी समझ में आई। अंतर क्या है डीएनए आरएनए में, डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा और बेस पेयर जो होगा, क्षारक जो होगा थाइमिन होगा, और आरएनए में जो क्षारक होगा वो क्या होगा, वो यूरेसिल होगा। चलिए आगे देखते हैं। आरएनए कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं, 3 प्रकार के हमारे पास आरएनए होते हैं। एक होता है हमारे पास राइबोसोम आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इनको शॉर्टकट में हम लिखते हैं आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए। इनका कार्य भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो राइबोसोम जिन आरएनए में राइबोसोम लगे हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे पास राइबोसोम आरएनए या आर आरएनए। और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं कौन, राइबोसोमल आरएनए। फिर आता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, टी आरएनए, ये क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स को आरएनए पे लाने का काम करता है। मतलब जो भी यहां पर चाहिए होगा, जो भी चीजें यहां पर चाहिए होती है आरएनए पे, उन सभी को लाने का यहां पर काम कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए करता है। फिर आता है एम आरएनए। एम आरएनए क्या करता है कि केंद्रक से आदेश को बाहर ले जाना, मतलब ये संदेश वाहक का काम करता है। मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेज का काम करता है, जो केंद्रक के बाहर आदेश लेकर विभिन्न अमीनो एसिड्स को चुनने में मदद करेगा। जो जो चीजें चाहिए होंगी तो ये क्या करेगा, केंद्रक से बाहर भी निकलेगा, वहां जो जो चीजें चाहिए होंगी उनको सिलेक्शन भी करेगा, और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, उनको लाने का काम करेगा। राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का वहां पर कार्य करने का काम करेगा, ठीक है। इसमें नोट देख लेंगे। नोट वही है, प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है, प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है वो ट्रांसलेशन होती है, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोस सुगर से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, राइबोस सुगर से मिलकर बना हुआ होता है। हाँ, इसकी आरएनए की मैं फुल फॉर्म नहीं बता पाया था, शायद मैं भूल गया। तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला देखेंगे, डीएनए में जो बेस होते हैं, क्षारक जो होते हैं, वो होते हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 यहां पर बेस पेयर होते हैं, किसमें, डीएनए में बेस होते हैं। जबकि जो आरएनए में बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। डीएनए जो होता है ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और जो आरएनए होता है ये केंद्रक में भी पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में, दोनों जगह ये पाया जाता है, कौन, आरएनए, ठीक है। डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, द्विगुणित ये संरचना होती है, जबकि जो आरएनए होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है, एक गुणित संरचना यहां पर पाई जाती है। बढ़िया, सुंदर, शानदार, जबरदस्त, समझ में आ रही है चीजें, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन क्या है, ठीक है। तो सेल डिवीजन होता क्यों है, इसको भी समझते हैं। देखिए कोशिका का निर्माण होना, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन होगी तभी तो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन से क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन जो सर्वप्रथम, जो सबसे पहले जो बताया, विर्चोव ने बताया। जैसे कि हमने प्रारंभ में भी यहां पर चर्चा की थी कि जब यहां पर स्लीडन एंड स्वान ने अपनी यहां पर कोशिका सिद्धांत दिया था, तो ये बताने में असमर्थ हो गए थे कि भाई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो विर्चोव यहां पर आए थे और विर्चोव ने यहां पर कोशिका विभाजन जो है सर्वप्रथम दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अब देखिए कोशिका जो विभाजन होती है 3 प्रकार से होती है। एक होती है हमारे पास असूत्री विभाजन, ठीक है। एक होता हमारे पास समसूत्री विभाजन, एक होता हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन। क्या क्या ये होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। असूत्री विभाजन क्या होता है कि अविकसित कोशिकाओं में होता है। अविकसित कोशिकाओं में मतलब जो कोशिकाएं विकसित नहीं हो पाती उनमें विभाजन होता है, जैसे जीवाणु, यीस्ट, अमीबा। अमीबा में आपने विभाजन देखा होगा, कुछ इस प्रकार से अमीबा में विभाजन होता है। क्या इसमें चीजें होती हैं, मतलब सबसे पहले हमारे पास सिंगल सेल होगी, एक सेल हमारे पास होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है इसमें यहां पर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। केंद्रक 2 भागों में यहां पर
विभाजित, मतलब पोलर पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शंस आना स्टार्ट हो जाता है, दबाव पड़ना, प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब ये दो भागों में यहां पर पूर्णतः इस प्रकार से विभक्त हो जाता है तो यहां से दो सेल यहां पर बन जाती है। कौन कौन सेलें बन रही है, पहली सेल तो एक सेकेंड, पहली सेल तो ये नीचे वाली बन रही है और दूसरी सेल ये ऊपर वाली बन रही है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आपने जब देखा होगा अमीबा में भी जब विभाजन होता है तो अमीबा में भी इसी प्रकार से विभाजन होता है। इस प्रकार से अमीबा होता है हमारे पास। ठीक है, इसका केंद्रक होता है सेंटर में। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये केंद्रक इस प्रकार से निकलेगा जो कि इस प्रकार से दो भागों में विभाजित होगा। अगली बारे में क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से दो सेल बन जाएगी जिसमें कि दो केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं। तो यही हमारे पास क्या होता है, एमिटोसिस होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले एक सेल के केंद्रक का दो भागों में पोलर की तरफ जाना, दो भागों में विभाजित होना और अंत में दो सेलों का निर्माण होना, दो जीवों का निर्माण होना। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, एमिटोसिस आ जाता है। अब देखते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, माइटोसिस हम किसे बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस है माइटोसिस। सबसे पहले इससे पहले इसके फैक्ट को देखते हैं। तो इसमें जंतु कोशिका में सर्वप्रथम किसने देखा था, वॉल्थेर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है, जंतु कोशिका में, और इसको 1882 में माइटोसिस नाम दिया। ठीक है, ये जो विभाजन है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स में ये विभाजन होता है। ठीक है, सोमेटिक सेल्स में ये विभाजन होता है। जनरल जो हमारे पास सेलें होती हैं उनमें विभाजन होता है। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से, एक जनक कोशिका से दो डॉटर सेलों का निर्माण होगा। मतलब एक सेल से यहां पर देखिए, जैसे डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, एक सेल से आपको दो सेलों का निर्माण यहां पर होगा। ठीक है, दो ही सेल बनेंगी, ये दो सेलें यहां पर बनेंगी, किससे, एक सेल से यहां पर दो सेलें बनेंगी। ठीक है, जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें चार सेलें बनेंगी। चलो अभी पहले इसको देखिए। इसके बाद क्या होता है, ये समझ में। अब इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो पेरेंट सेल के बराबर होगी। जितने गुणसूत्र यहां पर 2n गुणसूत्र थे, ठीक है, सपोज दैट 2n गुणसूत्र थे, तो यहां पर भी जो डॉटर सेलें बनेंगी यहां पर भी 2n गुणसूत्र होंगे। मतलब अगर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े थी, जब सेल डिवीजन हो रही थी वहां पर गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े थी, तो यहां पर एंड में भी इसकी संख्या कितनी होगी, 23 जोड़े ही होगी। ठीक है, समसूत्री विभाजन के जो चरण है कौन कौन से, इंटरफेस है। सबसे पहले इंटरफेस में क्या होता है, हमारे पास सेल आती हैं और सेल क्या करती हैं, एक सेकेंड, हमारे पास जो सेल होती है ये क्या करती है, इंटरफेस करती है। मतलब आपके सामने एक लाइनअप हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद सेल क्या होती हैं, इंटरफेस करती हैं, जिसमें कि सेंट्रोसोम्स जो होते हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में आते हैं, आपस में जुड़ते हैं। अब सेकंड वाली जो हमारे पास प्रोफेज होती है, प्रोफेज में क्या होता है, ये जो देखिए ये सिर्फ सेंट्रोसोम है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहेगा। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, यहां पर पोलर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये देखिए यहां पर पोलर दोनों ध्रुवों की तरफ ही आ गया, एक इधर के साइड को आ गया, एक इधर के साइड को आ गया। और जो हमारे पास जो सेल थी अंदर जो गुणसूत्र थे उन्होंने क्या करता है, डीएनए यहां पर अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। प्रोफेज में क्या होता है, जब ये दो पेयर बन जाते हैं, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, प्रोफेज में दो यहां पर संरचनाएं बन जाएंगी। एक डीएनए कॉपीड होगा, एक डीएनए हमारा अपना डीएनए होगा जो पेरेंटल डीएनए होगा। ठीक है, अब क्या होगा, मेटाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लाइन अप हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए ये देखिए ये पोर्शन क्या है, सेंट्रोसोम है एंड वाले, तो ये लाइन अप हो जाते हैं किसकी तरफ जाने के लिए, किसकी तरफ जाने के लिए, पोलर की तरफ जाने के लिए। लेकिन पोलर की तरफ तभी जाएंगे जब ये क्या होंगे, जो इनका हेलिक्स है ये खुलेगा, ये द्विगुणित संरचना होती है, तो ये द्विगुणित संरचना सिंगल सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट होगी। तो ये एनाफेज वाली जो स्टेज हो जाती है, एनाफेज स्टेज में जो इनका डबल हेलिक्स थे ये खुल जाते हैं, चेनें खुल जाती हैं और ये अलग अलग स्ट्रैंड के रूप में टूट जाते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रैंड के रूप में बिखर जाते हैं। और जब ये बिखर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अब ये पोलर की तरफ जाने लग जाते हैं, मतलब पोलो की तरफ जाने लग जाते हैं। जब ये पोलो की तरफ जाने लग जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टीलोफेज या साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये क्या पोलो की तरफ जाने लग जाते हैं और सेल क्या करता है, अपनी दो सेलों का रूप लेना स्टार्ट कर देता है। और एंड में क्या करते हैं, एंड में ये डबल हेलिक्स मॉडल फिर से ज्वाइंट होते हैं और दो सेलों का यहां पर निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन दो सेलों में जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो उतनी ही होगी जितनी गुणसूत्रों की संख्या स्टार्टिंग में थी। ठीक है,
क्यों होगी उतनी? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जितनी गुणसूत्रों की संख्या यहां पर थी, 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या यहां पर थी, तो 23 जोड़े और यहां पर क्या कर दिया, कॉपी कर दिए, 23 जोड़े और गुणसूत्र यहां पर बना दिए। क्यों बना दिए? कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं यहां पर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेज में कंप्लीट होता है और ये सबसे काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक की नोट हम यहां पर शायद यहां पर रह गए थे, एक की नोट यहां पर छूट गया था कि जो यहां पर समसूत्री विभाजन होती है, इसकी सबसे जो छोटी अवस्था होती है वो एनाफेज होती है। ठीक है, एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है, ये 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की सबसे कम समय वाली अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? एनाफेज है, जो कि 2 या 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं यहां पर अर्धसूत्री विभाजन की तरफ। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हम किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जो फॉर्मर और मूरे थे, इन्होंने इसको क्या दिया? मियोसिस नाम दिया। ठीक है, और सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने? बीजमैन ने। ठीक है, बीजमैन ने मियोसिस की खोज की सबसे पहले, और जो नाम दिया वो फॉर्मर था, मूरे ने दिया था। ठीक है, 1888 में स्ट्रॉसबर्गर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए हम इनका नाम भी यहां पर मियोसिस के रूप में जानते हैं, मियोसिस के क्षेत्र में जानते हैं। ठीक है, किसका? स्ट्रॉसबर्गर का। आगे देखते हैं यहां पर, यह विभाजन जो होता है ये जर्म सेल में होता है, ये जनन कोशिकाओं में यह विभाजन होता है, सामान्य कोशिकाओं में नहीं होता है, सोमैटिक सेल में नहीं होता है, कायिक सेल में नहीं होता है। ठीक है, किस में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल में होता है। इसको 2 चरणों में इसका विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री 1, एक अर्धसूत्री 2, 2 भागों में इसका विभाजन होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबी प्रोसेस ये हो जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री 1 में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगर 23 जोड़े हैं तो गुणसूत्रों की 23 जोड़े में 46 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र यहां पर आधी रह जाती है उनकी संख्या। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। जो इंटरफेस अवस्था होती है, इंटरफेस अवस्था में सिमिलर कंडीशन, इंटरफेस अवस्था में सेंट्रोसोम्स, क्रोमोसोम्स ये क्या करते हैं? जैसे डीएनए में, जैसे हमने अभी समसूत्री विभाजन में पढ़ा, उसी प्रकार से ये प्रोसेस को भी मान लीजिए आप। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम्स जो होंगे ये पोलर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रोफेज 1 होगा, इसमें डीएनए अपना कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने के बाद ये पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप होने के बाद इसमें क्या होता है? ये आपस में जुड़ जाते हैं, और मेटाफेज में क्या होता है? ये इक्वेटर की तरफ लाइन अप हो जाते हैं, इक्वेटर में। ठीक है, लाइन अप हो जाते हैं किसमें? इक्वेटर में, मतलब बीचों बीच ये लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, एनाफेज अवस्था में क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स यहां पर क्या होते हैं? ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो पोलर है, पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं एनाफेज 1 में। टीलोफेज 1 में या साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? ये विभक्त होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 2 सेलों में विभक्त होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब टीलोफेज प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद फिर प्रोफेज 2 स्टेज आती है। आगे प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई है, तब आएगी यहां पर प्रोफेज 2 स्टेज, जिसमें क्या थे? जो यहां पर जो सेल बनी थी, 2 सेलें जो बनी थी, अब ये क्या होंगी? ये सेलें क्या होंगी? 2 सेलें होंगी, और इन दोनों में विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन में या माइटोसिस में एक सेल से 2 सेलें बन रही थी, वहां पर विभाजन स्थगित हो जा रहा था। यहां पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो सेल होती है, सेल पहले सिंगल सेल से 2 सेलें बनेंगी, और उन दोनों सेलों में फिर से विभाजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, या मियोसिस कहते हैं। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है? सिमिलर 2 सेलें होती है, इसमें विभाजन स्टार्ट हो जाता है, 2 डॉटर सेलें जो होंगी इसमें विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस, मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे? लाइन अप हो जाएंगे, बीच वाले रेखा पे लाइन अप हो जाएंगे। एनाफेज स्टेज में क्या होते हैं? ये जो सेल्स थी ये खुल जाएंगी, इनका जो बाइंड हुआ था, ये कंबाइन थे, इनको ये खुल जाएंगी और सिंगल सेल बनाएंगी। सिंगल सेल बनाने के लिए क्या करते हैं? फिर टीलोफेज जो स्टेज आएंगी, ये जो सिंगल सेल हैं ये आपस में विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, आपस में अलग अलग स्थानों पर। देखिए यहां पर 4 भागों में विभक्त होने वाली हैं। एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये वाली बनेगी, और एक सेल ये वाली बनेगी। तो सिंगल केंद्रक के बीच में सिंगल डीएनए जो होगा, डीएनए सेंटर में रह जाएगा, और बाकी जो सेलें हैं, बाकी सेल और एक पूर्ण सेल का निर्माण यहां पर करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या सिंगल सेल के थ्रू एक पूर्ण सेल का निर्माण करेगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो इसमें पेरेंटल बॉडी थी,
जो इसमें जिस सेल से ये बना था उसमें गुणसूत्रों की संख्या अगर 2n थी तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या अब हो जाएगी n। n क्यों हो जाएगी? क्योंकि हैप्लॉइड हो जाएंगे, सिंगल थ्रेड में बन रहा है। जबकि आपने देखा कि जो हमारे पास प्रोसेस थी, जैसे यहां तक था, यहां तक प्रोसेस थी, यहां पर 2n था। ठीक है, 2n मतलब यहां पर प्रोसेस में 2n था। 2n मतलब यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े थी। मतलब अगर मानव की बात करें 23 जोड़े थी। मतलब अगर यहां पर जो जैसे 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या थी, अगर वो बाइंड अप खुलता भी है उनका तो 23 जोड़े और उन्होंने क्या किया थे? कॉपीड किए थे। लेकिन इसमें क्या होता है? कॉपीड नहीं कर पाते। कॉपीड ऊपर तक हो पाता है, उसके बाद जब नीचे नीचे आते हैं तो इसमें क्या होते हैं? विभाजन जब प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है तो इसमें जो क्रोमोसोमों की जो संख्या होती है वो हैप्लॉइड होती है। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बना है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात प्राप्त जो संतति कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, n होती है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या, लेकिन इसमें क्या होती है? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन ये भी बना है कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो गाइस ध्यान रखेंगे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, 4 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, नोट्स में देख लीजिए, प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी होती है। इसमें कौन कौन सी यहां पर अवस्थाएं आ जाती हैं? तो लेप्टोनिन आ जाती है, जाइगोटीन आ जाती है, ठीक है, पैकेटीन आ जाती है, डिप्लोटीन आ जाती है और डाइकिनेसिस आ जाती है। ये प्रोसेस आ जाती है। डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना अंदर से यहां पर पेपर में आएगा नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहां पर अंतिम में हम यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज, प्रोफेज जो अवस्था होगी इसकी, ये सबसे लंबी अवस्था प्रवस्था होगी क्योंकि इसमें सारी चीजें आएंगी। ठीक है, और अर्धसूत्री जो विभाजन है, अर्धसूत्री 2 सेकंड जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन पहले के समान ही होता है। ठीक है, आगे अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये सारी चीजें हम डिफाइन कर चुके हैं। अब देख लेते हैं इसमें फाइनली हम यहां में अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर को देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतर क्या होता है कि कायिक जो समसूत्री विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल में होता है। जबकि अर्धसूत्री जो विभाजन होगा ये जर्म सेल में होगा, जनन कोशिकाओं में होगा। आई बात समझ में? ठीक है, समसूत्री विभाजन जो होगा ये कम समय में होता है, टाइम इसमें कम लगता है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि प्रोसेस लंबी है ना। इसमें 1 सेल से 4 सेल का निर्माण हो रहा है, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। जबकि समसूत्री विभाजन में 1 सेल से 2 सेल का निर्माण हो रहा है। फटाफट जो डीएनए है वो फटाफट खोले, उन्होंने कॉपीड किया, फटाफट पोलर की तरफ गए और 2 सेल का निर्माण। लेकिन यहां पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में तो घनी दिक्कत हो जाती है। अब वो पोलर खोले, पहले पोलर से 2 सेल का निर्माण किया, फिर दोनों सेलों में डिवीजन होगा। ठीक है, फिर दोनों सेलों में डिवीजन होने के बाद सिंगल थ्रेड यहां पर क्या करते? 4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। कौन सी वाली? अर्धसूत्री विभाजन की। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में, और विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, या मियोसिस से। ठीक है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस में जनक जैसे गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिकता विविधता नहीं आती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में भिन्न गुणसूत्रों के होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता होती है। ठीक है, अगला, समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन एनाफेज अवस्था जो होती है सबसे छोटी होती है और अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था जो होती है सबसे लंबी होती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर एक वर्ड आया है, एक सेकेंड, इसमें क्रॉसिंग ओवर एक वर्ड आया है, इसको समझते हुए इसको समझते हैं, बाकी एंड हो गया। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जब आपने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन में ये थ्रेड आपस में टूटे थे और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इस प्रकार से जुड़ेंगे, लेकिन जब एक ही थ्रेड एक ही उसको 2 बार क्रॉस कर देता है, 2 बार यहां पर ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, तो यहां पर जो ये जो ज्वाइंट बनते हैं ये कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ज्वाइंट बनेंगे कमजोर हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं, थ्रेड के रूप में टूट जाते हैं। तो मान लीजिए कि जब कोई भी डीएनए किसी भी डीएनए थ्रेड को एक से ज्यादा बार क्रॉस करता है, एक से ज्यादा बार ओवरलैप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है पसंद आई होगी आपको वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद।